या दोस्तों इसे हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव, या दोस्तों एक और इसका नाम है पौधा घर प्रभाव। ठीक है, पौधा घर प्रभाव। इसके लिए परिभाषा की बात करूं दोस्तों, यदि परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या कहलाता है, जैसे समझिएगा, इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सब कुछ बना रखा मैंने दोस्तों, इस डायग्राम में आपको समझना है। जैसे मैं समझता हूं ये नीचे जो तल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पृथ्वी का तल है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का तल। ये प्रकाश किरणें दोस्तों कहां से आ रही है, सूर्य से आ रही है ना। बीच में दोस्तों विभिन्न प्रकार की माध्यम है, वायुमंडल है, बादल है, धूल, कण, बाष्प, सब कुछ दोस्तों इस पर यहाँ पर उपस्थित है। तो दोस्तों जो वायुमंडल से प्रकाश किरणें तो चलती है, ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी पर आती है और कुछ किरणें वापस जाती है और टकरा कर पुनः वापस आ जाती है, जिससे पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण गर्म हो जाता है। और दोस्तों इस गर्म होने की घटना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। बहुत ईजी है दोस्तों, सिंपल तरीके से समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लें, फिर इसका डिटेल दोस्तों जो मैंने लिखा है उसको समझाऊंगा, आपको कितना लिखा है ये भी चर्चा करूंगा। ठीक है, और कितना लिखना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों, ठीक है, और बादलों, ये बादल दोस्तों निचली परतों और बादलों से परावर्तित होकर, ये परावर्तित हो दोस्तों, जैसे ये देखिए परावर्तित हो रही है, परावर्तित होकर, ठीक है, अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म रखने की क्रिया को हम हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव या दोस्तों कहते हैं क्या, पौधा घर प्रभाव। क्लियर है इतना कि दोस्तों क्या मैंने कहा कि पृथ्वी के वायुमंडल या, ठीक है ना, पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतें या बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी की सतह, ये सतह है दोस्तों, ये सतह मान लेते हैं, पृथ्वी की सतह के चारों ओर का वातावरण को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर है। कुल मिलाकर दोस्तों पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ही एक क्या है घटना, पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव है। क्लियर है। तो समझिए दोस्तों मैंने क्या क्या लिखा है, इसमें सारा चीज समझना है आपको। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों समझिएगा, वायुमंडल सूर्य से चलने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है, ठीक, किंतु अवरक्त विकिरणों को अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। मतलब दोस्तों अपने ऊपर वो सोख लेता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक, जिससे वह अन्य गर्म पिंडों की भांति विकिरण का उत्सर्जन करने लगती है। आगे, पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, अतः प्लांक के नियम के अनुसार अधिकांश विकिरण अवरक्त क्षेत्र में पड़ते हैं और ये विकिरण निचले वायुमंडल को पार नहीं कर पाते और परावर्तित होकर वापस आ जाते हैं। इस कारण दोस्तों पृथ्वी के समीप अत्यधिक मात्रा में अवरक्त विकिरण मौजूद रहते हैं, जिससे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जो पिंड है दोस्तों, या पृथ्वी की बात करूं तो अवशोषित होकर गर्म हो जाती है ना। तो जिसके कारण दोस्तों ये गर्म होती है उन्हें बोलते हैं ऊष्मा विकिरण। और दोस्तों जब आप देखते हैं कि विकिरण के गर्म होने से पृथ्वी रात को भी क्या होता है, गर्म रहता है। और दोस्तों इस घटना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये जो मैंने लिखा है वो समझाया, अब मैं समझाने वाला हूं अपने तरफ से। समझिएगा, देखिए मेरी भाषा में आपको समझना है और दोस्तों फिर अपने भाषा में लिख लेना है। ठीक है, तो समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों सूर्य होगा, चित्र पे मैंने नहीं बनाया, आप बना लें तो और अच्छा है। सूर्य दोस्तों, तो चूंकि कैसे लिखना है कि वायुमंडल, समझिए वायुमंडल है, वायुमंडल सूर्य से चलने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती है। देखिए पृथ्वी तक आने देती है, वायुमंडल सूर्य से चलने वाली दृश्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती है, किंतु अवरक्त किरणों को कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। दोस्तों क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, कुछ भाग को अवशोषित, जो खतरनाक अवरक्त किरणें होती है उसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आगे लिखना दोस्तों, ये सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा पृथ्वी प्रकाश को या ऊर्जा को प्राप्त कर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, जिससे निचला भाग दोस्तों जो पृथ्वी का भाग है एक गर्म पिंड की भांति कार्य करने लगता है। अब गर्म पिंड की भांति कार्य करता है तो पृथ्वी भी क्या करता है दोस्तों, विकिरण को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। ये विकिरणें चलती हैं और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, धूल, धुएं, कण या बादल से टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, पुनः वापस आ जाती हैं, जिस कारण से पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण गर्म हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण गर्म होता है। जिन किरणों से या विकिरणों से गर्म होता है
उसे ऊष्मा विकिरण कहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर की सतह या वातावरण का गर्म होने का घटना दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधागर प्रभाव कहलाता है। क्लियर? मैंने जितना समझाया दोस्तों उतना ही लिखना है कि हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, सूर्य से आने वाली विकिरणों को आने देता है और इसके कारण पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ जाती है और पृथ्वी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी गर्म होता है जिससे ये खुद पिंड की भांति कार्य करने लगता है और पृथ्वी से, ये जो आपका पृथ्वी है, इससे भी विकिरण के रूप में तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। क्लियर है? तो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, ये विकिरण चलकर कुछ भाग तो चला जाता है, नहीं तो दोस्तों पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, कुछ भाग तो वायुमंडल को पार कर जाता है, लेकिन कुछ भाग दोस्तों ये जो वायुमंडल है उस पे उपस्थित बादल, कण, धूल, इन जो निचला परत होता है दोस्तों, उस निचले परत से टकराकर क्या होता है, टकराकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिसके कारण से पृथ्वी के चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है ना, जिससे पृथ्वी पर रात के भी गर्मी बनी रहती है। दोस्तों इस घटना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधागर प्रभाव। तो आपको डायग्राम भी बना लेना है और जितना मैंने बोला उतना आइए इसे इस एनिमेशन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। Passes through the atmosphere and thus reaches the Earth's surface. On reaching the surface of the Earth, some of the sunlight is reflected back, while the rest is absorbed at the surface. Therefore, the Earth warms up and radiates heat back into the atmosphere. This low-energy thermal radiation consists of long wavelengths and heats the air. Greenhouse gases trap the radiated heat from the Earth's surface, so the sunlight is first absorbed and then re-radiated. This process is similar to the processes that take place in a greenhouse, in which the glass surface serves the same function as the greenhouse gases. Once sunlight passes through the glass, it is absorbed by the ground and is radiated back in the form of heat. This heat is trapped in the glass house, which causes a significant increase in temperature. If there were no natural greenhouse effect on the Earth, the average temperature would be 35 degrees centigrade lower than it is at present. The majority of the gases responsible for the greenhouse effect, such as water vapors, carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, are naturally found in the atmosphere. Over the past 100 years, however, a number of gases have either appeared in the atmosphere that normally would not be found in the atmosphere naturally, or the percentage of these gases has increased. All these enhance the greenhouse effect, which causes more heat to be trapped in the atmosphere. The combustion of oil, gas, and coal generates large amounts of carbon dioxide. Power plants, industry, and transport are also responsible for carbon dioxide generation. Deforestation is also an important factor in the rise of carbon dioxide concentration, because vegetation absorbs carbon dioxide. The non-natural gases are generated mostly during industrial activities in the form of solvents, foaming agents, degreasers, or insulating materials. Methane is produced as a result of decay processes associated with agricultural activities, such as rice cultivation and animal husbandry. Waste treatment and wastewater treatment are also responsible for methane production. Nitrous oxide is formed when nitrogenous substances, such as fertilizers, are decomposed. Some researchers contest the idea that the current climate change and global warming are strongly related to the significant increase in the concentrations of greenhouse gases. In their view, this is a natural process. As a result of climate change and global warming, the polar ice sheets have started to melt, which has caused a rise in sea levels. This has posed a threat to many coastal towns. The number of storms and hurricanes is increasing. The weather is becoming unpredictable. Desertification has become common. Forest fires are more frequent, and many species of animals have become endangered.